नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सवाल करते हैं। इससे पहले हमने इसी चैनल पर 11th की पूरे एनसीईआरटी के सवाल करा दिए हैं और 12th की इकोलॉजी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सवाल भी करा दिए हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से नीट में एक या दो सवाल आते ही आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू ओवम असिस्टेड बाय रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं? तो इसमें क्या बताया गया कि स्पर्म को जो होता है इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम में, और इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो हमारा पहले का सी आंसर सही हो जाएगा। तो ICSI का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। इसमें क्या हो जाता है, एम्ब्रियो को बनाने की लैब में विधि होती है और स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम में। इस टेक्निक को बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आइए गिफ्ट समझते हैं क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। तो गिफ्ट का फुल फॉर्म याद रखना है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, ये मेथड टू ट्रांसफ़र इन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इन टू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development। तो इसमें क्या होता है, जो वुमेन होती है उसको ओवा प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में उसके फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, एक डोनर वुमेन होती है और उससे ओवा को ले लिया जाता है और फिर उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस टेक्निक को कहते हैं गिफ्ट यानी गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। तो आप इसमें बस अपना याद रखिए कि इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में गैमीट का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उस औरत को किया जाता है जिसके अंदर ओवा प्रोड्यूस नहीं होता है। एक डोनर औरत से लिया जाता है और फिर जिसमें ओवा प्रोड्यूस नहीं होता उसको उसके फैलोपियन ट्यूब में मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस टेक्निक को बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। जिप्ट क्या है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र इज ए मेथड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन विच द जाइगोट अप टू 8 प्लास्टोम ईयर इज ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू द फैलोपियन ट्यूब। इसमें क्या होता है, जाइगोट को ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर तक। इस टेक्निक को बोलते हैं जिप्ट यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अगली टेक्निक क्या है, ETT क्या है? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्निक है, आप ये याद कर सकते हैं। तो पहले का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है इंक्रीज IMR एंड डिक्रीज MMR इन ए पॉपुलेशन विल बी। तो जब तक आपको इसके फुल फॉर्म नहीं पता है आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और MMR का फुल फॉर्म होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन ए पॉपुलेशन। तो आपको ये याद रखना है, अगर IMR और MMR दोनों ही डिक्रीज करते तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, नंबर ऑफ पीपल वो क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करा कि IMR बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज मोर्टेलिटी रेट क्या हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ पीपल क्या होंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो रही है, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो रही है, यानी इसके मतलब नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे। तो क्या होगा, एक में बढ़ेंगे, एक में घटेंगे नंबर ऑफ पीपल और एक में बढ़ेंगे, तो दोनों में कोई चेंज नहीं होगा और पॉपुलेशन सेम रहेगी। तो ऑप्शन हमारा है कॉज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट। तो हमारा सेकंड का सी आंसर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं IMR का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एंड MMR का फुल फॉर्म होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एज वेल एज इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल। तो अगर IMR और MMR दोनों ही रैपिड डिक्लाइन करेंगे इन डेट रेट, तो क्या होगी, नंबर ऑफ पीपल क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि IMR इंक्रीज कर रहा है और MMR डिक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो IMR एंड MMR बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द ग्रोथ रेट इन्वर्सली, यानी अगर IMR बढ़ेगा तो MMR घटेगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिवर्स हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हियर इफ IMR हैज़ बीन इंक्रीज दैन इट विल रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। अगर IMR बढ़ेगा तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या होगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। वाइल डिक्रीज MMR विल कॉज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, और जबकि अगर MMR घटेगा तो पॉपुलेशन क्या होगी, रैपिड इंक्रीज होगी, ग्रोथ रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दैट हम कह सकते हैं कि इट विल नॉट कॉज एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा सेकंड का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू द, यानी कह रहा है कोई अगर मदर है और वो लैक्टेटिंग है, दूध पिला रही है, तो उसमें कंसीव होने के चांस क्यों नहीं होते हैं। सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, सप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट और सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन।
तो क्यों कंसीव नहीं होती है? क्योंकि सप्रेस हो जाता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो ये वन ऑफ द नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड होता है। इसमें क्या होता है, इट इज नोन टू सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, उसका प्रोडक्शन सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमारा तीसरे का ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फुल प्रूफ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन विद लीस्ट साइड इफेक्ट, यस दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर द कपल बिकॉज। कह रहा है स्टरलाइजेशन टेक्निक जो है फुल प्रूफ मेथड होती है कंट्रासेप्शन की और इसके लीस्ट साइड इफेक्ट होते हैं, और लास्ट ऑप्शन कपल का क्यों होता है? इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल ऑफ द मिसकॉन्सेप्शन दैट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज, इट इज़ ए सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटी इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पूछा गया इसमें से कौन सा सही है। तो स्टरलाइजेशन टेक्निक जो होती है फुल प्रूफ होती है कंट्रासेप्शन मेथड के लिए, क्यों होती है? इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होती है। अगर एक बार स्टरलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, कंट्रासेप्शन नहीं होगा। और इट इज ए सर्जिकल प्रोसीजर होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो चौथे का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। सर्जिकल मेथड या स्टरलाइजेशन टेक्निक आर जनरली द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कि ज़्यादा प्रेगनेंसी ना उसको रोकने के लिए मेल या फीमेल में क्या कर दिया जाता है, स्टरलाइजेशन टेक्निक होती है या सर्जिकल बोलते हैं। दिस मेथड ब्लॉक द गैमीट ट्रांसफर एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। इसमें क्या होता है, स्टरलाइजेशन के द्वारा जो टेक्निक कर दी जाती है, सर्जरी कर दी जाती है, इसमें गैमीट का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है और इससे क्या होता है, कंसेप्शन होने की संभावना नहीं होती है। इन मेल दिस इज कॉल्ड वैसेक्टोमी, मेल में क्या कहेंगे, वैसेक्टोमी कहेंगे, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। अगला सवाल है, एन नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी वार टेकन अप इन आवर कंट्री इन 1950, 1960, 1980, 1990। तो नेशनल लेवल अप्रोच जो किया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी के लिए हमारे कंट्री में वो 1950 में अप्रोच किया गया था। तो अगर ये पूछा जाएगा कि नेशनल लेवल में अप्रोच कब किया गया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी में, तो 1950 ईस्वी में किया गया था। लेकिन इनिशिएट शुरुआत किया गया था या फैमिली प्लानिंग पूछा जाएगा तो हमारा आंसर 1951 होगा। तो अगर अप्रोच दिया जाता है तो 1950 होगा, और पूछा जाएगा कब इनिशिएट हुआ था फैमिली प्लानिंग, तो उसका आंसर 1951 होगा, 1951 होगा। तो हमारा पाँचवें का ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन 72 घंटा ऑफ कोइटस, 72 घंटा ऑफ ओवुलेशन, 72 घंटा ऑफ मैच्योरेशन और 72 घंटा ऑफ इम्प्लांटेशन। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव होते हैं अगर उसका यूज कर लिया जाए 72 घंटा ऑफ कोइटस में। तो छठे का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगर हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो ये जो होती है टेबलेट या पाइल्स के फॉर्म में आती है, और इसमें जो होता है या तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कम्बिनेशन होता है या केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये ड्रग्स क्या करती है, ओवुलेशन को डिले कर देती है और फर्टिलाइजेशन को भी रोकती है। छठे का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं, चूज़ द राइट वन अमॉन्ग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हर सेल्फ। कह रहा IUDs जो होता है इसमें जो है यूजर खुद जो है इंसर्ट कर लेता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसके लिए कोई प्रोफेशनल डॉक्टर या नर्स होती हैं। IUDs इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस, ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि IUDs क्या करता है, यूट्रस में फाइगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देता है। IUDs सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, ये गलत है। IUDs वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, ये भी तो हमारा जो स्टेटमेंट सही होगा वो भी सही हो जाएगा। IUDs इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस। अगर हम बात करें नॉन मेडिएटेड IUDs, तो ये क्या करते हैं, फाइगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देते हैं। ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड द कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो ये याद कर सकते हैं कि नॉन मेडिएटेड IUDs जो होते हैं वो क्या करते हैं, फाइगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देते हैं। कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। कॉपर आयन की बात करें तो कॉपर आयन क्या करते हैं, ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी ये क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। अगर हम बात करें हार्मोन रिलीजिंग IUDs, ये क्या कर सकते हैं, ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, तो मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये क्या करते हैं, हार्मोन रिलीजिंग IUDs जो होते हैं ये यूट्रस में इम्प्लांटेशन की जो कंडीशन होती है सूटेबल को अनसूटेबल कर देते हैं, ताकि उसमें इम्प्लांटेशन की प्रॉब्लम हो या इम्प्लांटेशन ना हो। एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, और जो होता है सर्विक्स को होस्टाइल कर देते हैं स्पर्म के विपरीत। इसका एग्जाम्पल है प्रोजेस्टेरॉन LNG-20, आप याद कर सकते हैं, हार्मोन रिलीजिंग IUDs का नाम होता है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस IUDs का अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा
तो क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आर यूज्ड एज वन ऑफ द इफेक्टिव एंड पॉपुलेशन कंट्रासेप्टिव मेथड होता है। यानी ये जो होता है IUDs जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है और पॉपुलर होता है कंट्रासेप्टिव मेथड में। IUDs आर प्रेजेंट अवेलेबल एज नॉन मेडिएट, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि IUDs आर प्रेजेंट अवेलेबल होता है हर जगह। और नॉन मेडिएटेड IUDs का में एग्जाम्पल आता है लिपियन लोब्स, ये आपको याद रखना है। कॉपर रिलीजिंग IUDs कौन होते हैं, कॉपर टी होते हैं, कॉपर 7 होते हैं और मल्टीलेट 375 होते हैं। ये तीनों का नाम आपको याद रखना है कि कॉपर रिलीजिंग में अगर पूछा जाएगा तो। एंड हार्मोन रिलीजिंग में IUDs कौन होगा, तो आपको याद रखना, अभी बताएं, प्रोजेस्टेरॉन LNG-20। अगर IUDs को इंसर्ट करेंगे यूट्रस के अंदर थ्रू वजाइना तो किसकी हेल्प लेंगे, या तो डॉक्टर का लेंगे या एक्सपर्ट नर्स का लेंगे। तो इतने पॉइंट आपको IUDs के अंतर्गत याद करने हैं। अगला सवाल है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग MTP, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। पूछा गया कि बताइए जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये MTP के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा जो है सही है। जैसे पहला स्टेटमेंट दिया गया, MTP आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, MTPs आर यूज्ड एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड, MTP आर ऑलवेज सर्जिकल, तो MTP रिक्वायर द असिस्टेंट ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि MTP का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता MTP का फुल फॉर्म क्या होता है तब तक आप इस स्टेटमेंट को सही नहीं कर सकते। तो MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, एबॉर्शन को इंड्यूस किया जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जनरली एडवाइज किया जाता है कि MTP आप करा सकते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो या फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला जाएगा या 12 वीक का प्रेगनेंसी बोला जाएगा। और MTP जो होती है रिक्वायर द असिस्टेंट ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल के द्वारा MTP कराई जानी चाहिए। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो 8वें का C सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है हमारा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो MTP के कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको रिवाइज करना है नीट एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इतना कम से कम आपको MTP में याद रखना है। पहला इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या करता है, इंड्यूस करता है अबॉर्शन को। इज कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट अप टू 12 वीक का प्रेगनेंसी, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अगर MTP कराया जा रहा है तो ये रिलेटिवली सेफ होता है, या 12 वीक का प्रेगनेंसी तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन इज मोर रिस्कियर, यानी इसमें रिस्क हो जाता है। और MTP कराई क्यों जाती है ये आपको याद रखना है। इज डन, MTP की जाती है टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए MTP कराई जाती है। आइदर ड्यू टू कॉजल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स आर फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस आर रेप, यानी रेप अगर हो गया है या क्वाइटस कर रहे थे, कंट्रासेप्टिव मेथड हमारा फेल हो गया है या इंटरकोर्स करते समय फेल हो गया है, तो इन घटनाओं में MTP कराई जाती है। कुछ केस हैं जो कि आपको याद रखना है, जैसे सर्टन केस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल आर इवन फेटल आइदर मदर आर फीटस। कुछ केस में देखा जाता है अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है तो ये मदर के लिए या फीटस के लिए हार्मफुल है, उस केस में भी MTP कराई जाती है। MTP याद रखना है, एमेंडमेंट हुआ था 2017 में और एक्ट हुआ था 1971 में। अगला सवाल है, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन बिलो आइडेंटिफाई वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। बताया गया इसमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं और कौन जो है आर्गन को, सेक्स आर्गन को इफेक्ट नहीं करेगा। सिफिलिस, एड्स, गोनेरिया और जेनाइटल वार्ट। तो जो हमारा एड्स होता है ये जो होते हैं जनरली सेक्स आर्गन को अफेक्टेड नहीं करते हैं। आइए कुछ चीज़ें एड्स की हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में दी गई हैं, रिवाइज करते हैं। जैसे इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है और ये होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर HIV वायरस की वजह से। तो आपको एक फुल फॉर्म याद रखना है और वायरस का नाम याद रखना है HIV वायरस। ये कैसे फैलता है हमारी बॉडी के अंदर, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्थी पर्सन, यानी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और आपने उसके साथ जाके सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है तो आपको जो है एड्स आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर हम बात करें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या वेनरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन तीनों के एक ही नाम है, आपको याद रखने पूछा जा सकता है कि STIs का फुल फॉर्म क्या है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। BD का फुल फॉर्म क्या है, वेनरल डिजीज, और RTI का फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो कौन कौन सी डिजीज होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में या डिजीज में, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लैमाइडाइसिस, जेनाइटल वार्ट, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस B और HIV। ये सारी डिजीज जो आती हैं हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में आ जाएंगी। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस B की और HIV की, तो ये ट्रांसमिटेड होती हैं बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन, यानी अगर किसी पर्सन को HIV या हेपेटाइटिस B है
और आप गए वहाँ पे उस पर्सन को इंजेक्शन लगा दिया और वही इंजेक्शन आप दूसरे पर्सन को लगा देंगे तो आपको हेपेटाइटिस और HIV हो जाएगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा विद इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, या कोई मदर है अगर उसको HIV है और वो प्रेग्नेंट है तो आने वाले समय में फीटस को भी HIV हो जाएगा। इतनी कंडीशन में HIV और हेपेटाइटिस भी होने के चांस रहते हैं। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी की, जेनिटल हर्प्स की और HIV इन्फेक्शन की, तो इन तीनों का कोई इलाज नहीं है, या कह सकते हैं नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। तो अगर पूछा जाएगा कौन सी बीमारी जो है जिनका इलाज नहीं है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में, तो आपको ये तीनों नाम याद रखना है, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शन। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो बी आंसर सही हो जाएगा। पूछा गया था कौन आर्गन को इफेक्ट नहीं करेगा, तो एड्स नहीं करेगा। अगला सवाल है, कंडोम आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कह रहा है कंडोम जो होता है मोस्ट पॉपुलर होता है कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। दे आर इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन, क्योंकि ये इंसेमिनेशन में इफेक्टिव बैरियर का काम करता है। दे डू नॉट इंटरफियर विद क्वाइटलेट, क्योंकि क्वाइटस के समय इंटरफियर नहीं होता है। दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कंडोम का यूज़ करने से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने के रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम है। और 10वां है डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 10वें का, वो डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिप्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो अभी हमने कहा था कि जाइगोट अगर 8 ब्लास्टोमियर तक है और उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो इस टेक्निक को जिप्ट बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो हमारा पहला ऑप्शन, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर आर ट्रांसमिटेड टू द फैलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फार्मेशन। यानी अगर ओवा कलेक्ट करके हम ट्रांसफ़र करेंगे फैलोपियन ट्यूब में तो इसको जिप्ट नहीं बोलेंगे, गिफ्ट बोलेंगे, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बी ऑप्शन है, जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब। सी ऑप्शन है, जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। और डी ऑप्शन है, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा, जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब। तो जिप्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, द जाइगोट आर अर्ली एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमियर इज कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अगर एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो जाए तब इसको ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। अगला सवाल है, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड इज। पूछा गया ओवरेक्टोमी, हाइस्टेरेक्टोमी, वैसोक्टोमी और कैस्ट्रेशन। तो करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर जो कंट्रासेप्टिव मेथड का होता है ये वैसोक्टोमी होता है, ये मेल में होता है। अगर फीमेल में होता, फीमेल में ऑप्शन नहीं, अगर फीमेल में होता है तो ट्यूबेक्टोमी होता। अगर हम एक्सोटोमी की बात करें क्योंकि मेल में होता है तो इसमें क्या करते हैं, वास डिफरेंस जो होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस जो होता है उसको रिमूव कर देते हैं या टाइट अप कर देते हैं स्मॉल सीजन ऑन द स्क्रोटम। अगर ट्यूबेक्टोमी की बात करें तो ये स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव, यानी फैलोपियन ट्यूब का एक स्मॉल पार्ट जो होता है उसको रिमूव कर देते हैं, या टाइड अप थ्रू ये स्मॉल सीजन इन द एब्डोमेन आर थ्रू वजाइना। और ये जो टेक्निक होती है हाईली इफेक्टिव होती हैं। सर्जिकल मेथड इसलिए करते हैं ताकि गैमीट का जो ट्रांसपोर्ट है उसको ब्लॉक कर दिया जाए और कंसेप्शन को प्रिवेंट कर दिया जाए, रोक दिया जाए। अगला सवाल है, डायफ्राम एंड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय द फीमेल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस, यानी कह रहा है कि डायफ्राम जो होता है इसको यूट्रस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दे आर प्लेस टू कवर द सर्विकल वजाइना, ये सही है। दे एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्मेंट्री, ये भी सही है। तो हमारा जो, और दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट, की स्पर्म को समाप्त कर देते हैं, ये गलत है। तो हमारा सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा 13वें का सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों ये सारे सवाल आप कर लीजिए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में आ ही सकते हैं। नमस्कार बच्चों।